हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में आपने भारतीय जनजीवन का अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में देखा था। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। किसी भी शासक के लिए खालिस्तान आमदनी का प्रमुख स्रोत होता है। किसी भी शासक के लिए लगान अर्थात राजस्व आमदनी का प्रमुख स्रोत होता है। दूसरा, स्थायी बंदोबस्त खालिस्तान ने लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया था। तीसरा, रैयतवाड़ी व्यवस्था खालिस्तान की राजस्व नीति थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो की राजस्व नीति थी। चौथा, अंग्रेजों ने पंजाब व मध्य प्रांत में खालिस्तान भू राजस्व व्यवस्था लागू की। अंग्रेजों ने पंजाब व मध्य प्रांत में महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी। छत्तीसगढ़ में गांव की लगान वसूली हेतु खालिस्तान पद सृजित किया गया था। छत्तीसगढ़ में गांव की लगान वसूली हेतु गौटिया पद सृजित किया गया था। अगला प्रश्न है, उचित संबंध जोड़ो। भारत का मैनचेस्टर ढाका, वस्त्र उद्योग सूरत, जहाज निर्माण मछलीपट्टनम, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। इस प्रकार ये दोनों प्रश्न समाप्त होते हैं। प्रश्न तीसरा देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, 1793 में कॉर्नवालिस ने कौन सी नई भूमि व्यवस्था लागू की? 1793 में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। दूसरा, अंग्रेजी शासन के समय भारत में संचार एवं परिवहन के साधनों में क्या क्या परिवर्तन आए? अंग्रेजी शासन के समय भारत में संचार एवं परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। संचार एवं परिवहन के साधनों के विकास से देश के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए एवं एक दूसरे की भावनाओं को समझा। इससे राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। इन्हीं दिनों 1853 में टेलीग्राम सुविधा एवं डाक व्यवस्था में सुधार कार्य किया गया। प्रश्न तीसरा, अंग्रेजों की नई शिक्षा व्यवस्था का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? अंग्रेजों की नई शिक्षा व्यवस्था के फलस्वरूप भारतीय ज्ञान विज्ञान स्वतंत्रता समानता जनतंत्र आदि से परिचित हुए। भारत के प्राचीन उद्योग धंधे क्यों बंद हो गए थे? कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी थी कि भारतीय हस्तकला एवं शिल्पकारी नष्ट होने लगी। भारतीय दस्तकारों एवं शिल्पियों को अपनी वस्तुएं कम दामों पर बेचने के लिए विवश किया गया। उन पर भारी कर लगाया गया। भारतीय कारीगर अपना व्यवसाय छोड़ने लगे और उनकी बस्तियां उजड़ गई। ढाका शहर का वस्त्र उद्योग, जिसके कारण वह भारत का मैनचेस्टर कहलाता था, नष्ट हो गया। प्रश्न 5, भारतीय किसानों की दशा क्यों दयनीय हो गई? अंग्रेजों द्वारा लागू की गई लगान व्यवस्थाओं से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा लागू प्रत्येक लगान की दर बहुत ऊंची तथा अनिवार्य थी, जिन्हें कृषि आय से चुका पाना संभव नहीं था, मुश्किल होता था। इसलिए किसानों को जमींदारों एवं साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। नियत समय पर कर्ज न चुका सकने पर उनकी जमीनें साहूकारों द्वारा हड़प ली जाती थी। परिणाम स्वरूप किसानों की हालत खराब हो गई। छठवां, भारतीय दस्तकारी एवं शिल्प कलाओं के नाम लिखिए। भारतीय दस्तकारी मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी के फर्नीचर बनाना आदि। भारतीय शिल्पकला ऐतिहासिक इमारतों और दीवारों पर पच्चीकारी और मोहनजोदड़ो की वस्तु शिल्पकला थी। अगला प्रश्न है 7वां,
भारत में प्रकाशित होने वाले कई 4 समाचार पत्रों के नाम लिखिए। भारत में प्रकाशित होने वाले 4 समाचार पत्र निम्नलिखित थे: द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका और केसरी। छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाले कोई 4 समाचार पत्रों के नाम लिखिए। छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र निम्नलिखित थे: प्रजा हितैषी, हिंद केसरी, छत्तीसगढ़ विकास, उत्थान, आलोक, महाकौशल, कांग्रेस पत्रिका, नवभारत, हरिभूमि, नई दुनिया, दैनिक भास्कर। ये जो है वर्तमान के कुछ पत्र है, पत्रिकाएं हैं या समाचार पत्र है। प्रश्न 9वां, ब्रिटिश भारत के 2 प्रमुख बंदरगाहों के नाम। ब्रिटिश भारत के 2 प्रमुख बंदरगाह मद्रास एवं कलकत्ता थे। अंग्रेजों की स्थायी बंदोबस्त की नीति को समझाइए। अंग्रेज सरकार ने सन 1789 में बंगाल प्रांत में राजस्व वसूल करने के लिए जमींदारों के साथ समझौता किया, जो स्थायी बंदोबस्त कहलाया। कॉर्नवालिस ने फैसला किया कि भू राजस्व की वसूली जमींदारों के हाथ हो। जमींदार भू राजस्व न दे सके तो उनकी जमींदारी जब्त करके उसकी जगह नए जमींदारों को बैठा दिया जाएगा। बार बार भू राजस्व निर्धारण से बचने के लिए कॉर्नवालिस ने 1789-90 में देय भू राजस्व के आधार पर जमींदारों को 10 साल के लिए जमीन का मालिक बना दिया। अब वे जमीन की खरीद बिक्री भी कर सकते थे एवं लगान न पटाने पर किसानों को जमीन से बेदखल भी कर सकते थे। कंपनी शासन के लिए भू राजस्व आमदनी का प्रमुख स्रोत थे। इस व्यवस्था से कंपनी को आर्थिक स्थायित्व प्राप्त हो गया। इस कानून की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि लगान को कृषि के विकास और उत्पादन के वृद्धि बढ़ाने या घटाने से जोड़कर नहीं देखा गया था। इसे जमींदार तो निश्चित लगान वसूलते रहे, पर किसानों या सरकार को इससे अधिक फायदा नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ में भू राजस्व व्यवस्था को समझाइए। अंग्रेज अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की भू राजस्व व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए। उन्होंने छत्तीसगढ़ को अनेक तहसीलों में बांट दिया और तहसीलदारों की नियुक्तियां की। प्रत्येक परगने में लगान वसूल करने के लिए अमीर और पंड्या राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की। अंग्रेज अधिकारियों ने मराठा प्रशासन में प्रचलित पटेल के पद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर गौटिया का पद सृजन किया। इस समय गांव के गौटिया वर्ष में 3 किस्तों में लगान वसूल किया करते थे। लगान का निर्धारण जमीन के क्षेत्र के आधार पर किया जाता था। गौटिया अपने गांव से लगान वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करता था। अगला प्रश्न 12वां, अंग्रेजों की नीति का भारतीय दस्तकारी एवं शिल्पकारी पर क्या प्रभाव पड़ा। कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी थी कि भारतीय हस्तकला एवं शिल्पकारी धीरे धीरे नष्ट होने लगी। भारतीय दस्तकारों एवं शिल्पियों को अपनी वस्तुएं कम दामों पर बेचने के लिए विवश किया गया। उन पर भारी टैक्स भी लगाया गया, कर भी लगाया गया। इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं को तटकर और चुंगी कर से मुक्त रखा गया। उससे वे सस्ती हो गई। परिणाम स्वरूप भारतीय दस्तकारी एवं शिल्प विदेशी वस्तुओं के सामने नहीं टिक सके। भारतीय कारीगर अपना व्यवसाय छोड़ने लगे और उनकी बस्तियां उजड़ गई। ढाका शहर का वस्त्र उद्योग, जिसके कारण वह भारत का मैनचेस्टर कहलाता था, नष्ट हो गया। मुर्शिदाबाद एवं सूरत के उद्योग भी नष्ट हो गए। कारीगर बेरोजगार हो गए और कृषि पर निर्भर हो गए। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी की नीतियों
का भारतीय वन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा? अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में वनोपज पर आधारित नई नई मिलों व कारखानों की स्थापना हुई। भारत में जंगलों में पाए जाने वाली मजबूत लकड़ियों का उपयोग रेल की पटरियां बिछाने जाने में किया जाने लगा। साथ ही इंग्लैंड में की मिलों के लिए लकड़ियां भेजी जाती थी। इससे वनों की कटाई में तेजी आ गई और जंगलों में रहने वाले आदिवासी जो झूम खेती करते थे उन्हें पेड़ काटने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे उनकी जीवन शैली प्रभावित हुई और वे अंग्रेजी शासन के विरोध में खड़े हो गए। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन का भारतीय संचार एवं परिवहन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत में रेलवे की शुरुआत एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। संचार एवं परिवहन के साधनों के विकास से देश के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए एवं उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं को समझा। इससे राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। अगला प्रश्न, समाचार पत्र जनता की अपेक्षाओं को शासन तक किस तरह पहुंचाते हैं? भारत में अंग्रेजी, बंगला, हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे जिनका जनता पर व्यापक असर होने लगा। समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1878 में भारत के तत्कालीन वायसराय लिंटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। इससे जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। संचार एवं परिवहन के साधनों का विकास होने से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इस बात के समर्थन में अपने तर्क दीजिए। संचार एवं परिवहन के साधनों के विकास से देश के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए एवं उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं को समझा। इससे राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। समाचार पत्रों के माध्यम से लोग अपने विचार व्यक्त करते थे जिससे वे आपस में एक दूसरे के विचारों से अवगत होते थे और अवगत होने का मौका मिला। एक दूसरे के विचारों से अवगत होते थे। परिवहन की सुविधा होने पर आवागमन आसान हुआ जिससे लोगों को आपस में मेलजोल बढ़ाने का मौका मिला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संचार के साधनों का विकास होने से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इन्हीं दिनों सन 1853 में भारत में टेलीग्राम सुविधा भी प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन जैसे समाज सुधारकों ने अंग्रेजी की नई शिक्षा व्यवस्था का समर्थन क्यों किया? इस उत्तर के में अपने तर्क दीजिए। उत्तर, राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने अंग्रेजी की नई शिक्षा व्यवस्था का समर्थन इसलिए किया क्योंकि उनका मानना था कि नई शिक्षा के फलस्वरूप भारतीय ज्ञान विज्ञान स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आंदोलन को मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश युग में प्रेस के विकास को समझाइए। ब्रिटिश युग में प्रेस का विकास। भारत में अंग्रेजी, बंगला, हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे जिनका जनता पर व्यापक असर होने लगा। समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1878 में भारत के तत्कालीन वायसराय लिंटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। इस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्र द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, स्वदेश मिलन, प्रभाकर, इंदु प्रकाश थे। इससे जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। इस प्रकार ब्रिटिश युग में प्रेस का विकास हुआ। टिप्पणी लिखिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था का मूल आधार लगान की किसान अर्थात रैयत के साथ सीधे करार करना था। यह तय किया गया कि कृषि उत्पादन के हुए खर्च को निकालकर जो बचेगा उसका आधा अर्थात 50% भू राजस्व होगा। शुरू के दिनों में फसल
और उसके मूल्य के घटने बढ़ने से राजस्व का कोई तालमेल नहीं था। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी प्रांत में 30 वर्षों के लिए आंदोलन लागू किया गया। किसानों के साथ सीधे करार के बावजूद इस व्यवस्था में किसानों का शोषण होता रहा। दूसरा है छत्तीसगढ़ में भू राजस्व व्यवस्था। अंग्रेज अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की लगान अर्थात भू राजस्व व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए। उन्होंने छत्तीसगढ़ को अनेक तहसीलों में बांट दिया और तहसीलदारों की नियुक्ति की। प्रत्येक परगने में लगान वसूल करने के लिए अमीर और पंड्या राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की। अंग्रेजी अधिकारियों ने मराठा प्रशासन के समय प्रचलित पटेल के पद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर गौंटिया का पद सृजन किया। उस समय गांव के गौंटिया वर्ष में 3 किस्तों में लगान वसूल किया करते थे। लगान का निर्धारण जमीन के क्षेत्र के आधार पर किया जाता था। गौंटिया अपने गांव से लगान वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करते थे। तीसरा है महलवाड़ी व्यवस्था। सन 1833 से 43 के बीच अंग्रेजी शासकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई लगान व्यवस्था लागू की, जिसमें पूरे गांव, जिसे महल कहते थे, से लगान का बंदोबस्त किया जाता था। अर्थात गांव के सभी कृषक परिवारों पर लगान जमा करने की संयुक्त जिम्मेदारी थी। इसमें रैयत बंदोबस्त की तरह ही कृषि खर्च और किसानों के भरण पोषण का खर्च निकालकर जो बचता था उसका लगभग आधा हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। इस व्यवस्था को पंजाब, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया। बच्चों, इस प्रकार इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। ठीक है, अगला पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।